रिफ्रेशिंग ड्रिंक पीना कोलाडा, बीच पीना कोलाडा। बीच पीना कोलाडा। बीच पीना कोलाडा। और बीच हमने इसका लफ्ज़ क्यों ऐड किया है, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पाइनएप्पल यूजुअली जब आप लोग ऑफ कोर्स पाइनएप्पल की वजह से यूजुअली पाइनएप्पल, जो कि बेसिकली आप लोग देखते हैं कि बीच की जो साइड है, जो एक सी व्यू साइड पे आप देखते होंगे कि जो दरख्त लगे होते हैं तो वहीं पर पाइनएप्पल होता है, तो बेसिकली इसका बीच पीना कोलाडा जो है नाम है। तो ये हमारी आज की दो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों ने जानी हैं। हमने आज टोटली मीठी यानी डिज़र्ट जो है बनाए हैं और उसके साथ हमने बनाया है पीना कोलाडा। यूजुअली शेफ़ मैं समझ रही थी कि इसके अंदर हम शायद कोकोनट वाटर डालते हैं और फिर हमने उसके अंदर पाइनएप्पल्स डालने हैं, लेकिन आज जो है वो इस रेसिपी के थ्रू हमने जाना है कि कोकोनट बेसिकली बहुत पाउडर्ड फॉर्म में डलता है और यूजुअली इसी के जो 2-3 और शेप्स होती हैं या आप कह लें कलर्स होते हैं, जिसमें एक ब्लू कोलाडा भी आता है, उसके अलावा पिंक कोलाडा भी आता है। तो शेफ़ ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आज आपने कोलाडा ही बनाया है, तो ब्लू कोलाडा कैसे बनता है और पिंक कोलाडा कैसे बनता है? क्या ये सिर्फ जस्ट कलर्स का फ़र्क है या फ्लेवर्स में भी कोई फ़र्क होता है? देखिए, जहाँ तक ब्लू की बात है तो ब्लू में तो बेसिकली एक फूड कलर्स आते हैं जो अकॉर्डिंग टू हाइजीन यूज़ होते हैं, तो फूड कलर आप ब्लू में यूज़ कर सकते हैं। और रही बात पिंक की, तो पिंक के लिए आप या तो स्ट्रॉबेरी पल्प ले लें या रेसबेरीज होती हैं हमारे पास, वो अगर आप 2 से 3 टीस्पून आप इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पाइनएप्पल आपको कम करना पड़ेगा, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब, जिस तरह हमने हाफ कप के करीब ऐड किया इसमें, तो आप हाफ कप वो ऐड कर लें और 3 से 4 के करीब स्ट्रॉबेरी या रेसबेरी रेड वाली वो ऐड करके इसको जब आप ब्लेंड करेंगे तो आपका जो कलर पिंक आएगा ट्रेडिशनली और नेचुरली तौर पर। थैंक यू सो मच शेफ़ यूसुफ, आप हमारे साथ थे और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो आज आप हमारे लिए लेके आए। खासकर मेरी फरमाइश पर आपने आज कोलाडा बनाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ जनाब यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम रुख करेंगे हमारे सेगमेंट तिब्बे नबवी का। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं हकीम तारिक अहमद साहब, उन्हें वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हकीम साहब, जोड़ों के दर्द के हवाले से आज हमने अपना मौजू रखा है और इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जोड़ों के दर्द की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोड़ों के दर्द की बहुत सी वजूहात होती हैं। देखें, जॉइंट जो होते हैं हमारी बॉडी का वो पार्ट्स हैं जहाँ पे आपके 2 बोन्स आपस में मिलती हैं, तो हम उसको जॉइंट कहते हैं। और जॉइंट इनका हेल्दी होना कितना ज़रूरी है कि आपकी जितनी भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जॉइंट की वजह से हैं। आपने मामूली से मूव करना, हरकत करनी है तो भी जॉइंट की वजह से, अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो भी, वॉक ले तो भी, जॉइंट जो है ये हमारी यानी आप समझ लें ज़िंदगी में अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, जॉइंट का होना सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी जॉइंट की वजह से होती है। जॉइंट का इलाज एक हदीस में आपके सामने थोड़ी सी बयान करना चाहूँगा, चूँकि तिब्बे नबी का हमारा प्रोग्राम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक अंजीर से भरा हुआ थाल कहीं से आया। आपने फरमाया हमें कि इसमें से खाओ। हमने उसमें से खाया। फिर आपने फरमाया कि अगर कोई कहे कि कोई फल जन्नत से ज़मीन पर आ सकता है, तो मैं कहूँगा कि बिलाशुबा यही वो फल है जो जन्नत से ज़मीन पर आया। इसे खाओ कि ये बवासीर को ख़त्म करता है, जोड़ों के दर्द को फ़ायदा देता है। तो जोड़ों के दर्द में अंजीर बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। अब जोड़ों के दर्द की अगर हम बात करें तो जोड़ों के दर्द में आजकल जो ज़्यादातर चल रहा है वो है गठिया, जिसे हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। होता क्या है इसमें गठिया में कि या जोड़ों के दर्द में इसमें कि आपके जितने भी जोड़ जो हैं, ख़ास तौर के ऊपर स्पेशली आपके उंगलियों, ये वाली फिंगर्स, आपके पाँव की उंगलियों के जोड़, आपके ये नी जो हैं, इनमें गठिया की वजह से दर्द होना शुरू होता है। गठिया होता क्यों है कि हमने एक प्रोग्राम किया था इम्यून सिस्टम के ऊपर पहले, उसमें हमने बताया था कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है हमारी बॉडी की। लेकिन गठिया में ये होता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो हमें हमारी हिफाजत के लिए है, वही हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। और जब वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम शुरू करता है तो फिर हमें गठिया की अलामात आना शुरू होती हैं। और उसके अलामात में सबसे पहले जो मेजर अलामात है वो ये होता है कि इसमें आपकी इन्फ्लेमेशन होती है, इरिटेशन होती है, स्वेलिंग होती है,
पेन होता है, ये इसकी मेन अलामत है। अगर ये अलामत आप में आ रही हैं तो आप समझ लीजिए कि आप गठिया के मरीज़ बन चुके हैं। इसमें आपको एहतियात क्या करनी है कि अगर आप खुदा न खासा गठिया के मरीज़ बन चुके हैं तो फिर आपको इसमें अपनी ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको हेल्दी फूड लेनी है। अपनी ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ों का आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तली हुई अशिया जितनी है ये आपके लिए नुकसानदेह। अच्छा, गठिया के मरीज़ ये भी कहते हैं कि उनकी चूँकि पेन बहुत ज़्यादा होता है, दर्द, तो वो उनकी हरकत कम हो जाती हैं, यानी वो अगर चलना फिरना कम कर देती हैं, तो ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। उन्हें अपनी बॉडी को हरकत में रखना चाहिए, उन्हें हल्का फुल्का काम करते रहना चाहिए, वॉक ज़रूर लेनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकती हैं तो वो भी करनी चाहिए, क्योंकि गठिया के मरीज़ अगर बैठ जाएंगे तो उनके जोड़ों में स्टिफनेस आ जाती है, सख्ती आ जाती है। आपने देखा होगा अक्सर के जो गठिया के मरीज़ होते हैं उनके जोड़ सूज जाते हैं और उसके साथ साथ जो है वो इतने सख्त हो जाते हैं कि उसको मूव नहीं कर सकते, हरकत नहीं दे सकते। तो थोड़ी सी हरकत देंगे तो उनको पेन होती है। तो इससे बचने के लिए आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करते रहना चाहिए। ये है गठिया की अलामात इसमें। अच्छा हकीम साहब, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोग जोड़ों के दर्द को मिलाते हैं कि आपकी उम्र ढलना शुरू हो गई है या आप ऐसी उम्र को पहुँच चुके हैं तो अब आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। क्या ये इसकी बुनियादी वजह है या फिर ग़िज़ा का भी इसमें कोई रोल है? देखें, एज फैक्टर तो है, ये तो है कि अगर आप एज के साथ साथ जिस तरह आप बाकी तमाम अज़ा और कवा कमज़ोर होते हैं, ऐसे आपकी हड्डियाँ जो हैं, जॉइंट, वो भी कमज़ोर होना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी ऐसे कमज़ोर नहीं होते कि हम इसको कह देंगे कि आप 40 साल के होंगे और आप चूँकि आपको 40 प्लस हैं तब आपके जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते। स्पेशली एक मर्ज़ जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ये ख़वातीन का मर्ज़ है। ये अमूमन मेनोपाज़ के बाद शुरू होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ख़वातीन की हड्डियाँ जो हैं उनमें भुरभुरापन आना शुरू हो जाता है, शिकस्ता होनी शुरू हो जाती है, यानी कि इतनी कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ कि अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाए खुदा ना खासा तो हड्डी वहाँ से ब्रेक हो जाती है। इसकी वजह क्या होती है? एक तो जो हार्मोनल चेंज आ रही होती हैं, दूसरा ख़वातीन स्पेशली जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं और माँ होती हैं तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती। उन्हें उस वक्त कैल्शियम की ज़रूरत होती है, विटामिन डी की ज़रूरत होती है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक अच्छी डाइट की वो नहीं रख पाती। इस वजह से आगे चल के मेनोपाज़ के साथ साथ जब हार्मोनल चेंज आती है तो फिर ये चीज़ें भी काउंट करती हैं तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी चाहिए। क्योंकि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चा जो होता है उसको तो उसका ढांचा बनने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। अच्छा, उसने अपनी हड्डियों को मजबूत करने कैल्शियम ज़रूर लेना अपनी माँ से। होगा ये कि वही कैल्शियम जो बच्चा ले रहा है वो वहाँ की हड्डियों से निकल के जा रहा है। और अच्छा, मैं समझती थी शायद ये जो है वो एक मिथ है कि जो फीडिंग मॉम्स होती हैं उनको आगे चल के इस टाइप के इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये बात हकीकत है कि जो फीडिंग मॉम होती है उसको आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस का इशू हो जाता है। इसलिए होता है कि वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख सकती, ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ना ही फीड करने के ज़माने में। इसमें ये चाहिए ख़वातीन को कि ख़ास तौर के ऊपर अपनी ग़िज़ा में विटामिन डी का इस्तेमाल करें और विटामिन जो है कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाएं, इसको विटामिन सी का इस्तेमाल करें। अच्छा, विटामिन डी के लिए वैसे तो अगर हम दूध पिएँ, अंडा खाएँ, सूरज की रोशनी में थोड़ा सा बैठें, ये चीज़ें सारी आपको विटामिन डी भी मिलता है, कैल्शियम मिलता है। लेकिन आज मैं बहुत अच्छा नुस्खा ख़वातीन के लिए बताना चाहूँगा कि आप इसको फीड के ज़माने में जब आप बच्चे को फीड कर रही होती है तो उस वक्त भी आप बच्चे अगर खाना शुरू करें तो आप में ना कैल्शियम की कमी होगी ना विटामिन डी की कमी होगी। बहुत सिंपल आसान सा नुस्खा है, वो आप नोट कर लीजिए। उसमें आपने लेना है मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, असगंधा गोरी 50 ग्राम और इसके साथ बिसरी आप ले लीजिएगा 100 ग्राम। अच्छा, जो ख़वातीन डायबिटीज़ की पेशेंट है वो बिसरी को साइड पे कर दें, ना ले उसमें, वो सिर्फ दोनों चीज़ों को बारीक पीस लें। इसको आपने हाफ़ टी स्पून सुबह शाम ले लिया करें एक गिलास दूध के साथ, तो इसमें आपका कैल्शियम भी आ जाता है, विटामिन डी भी इसमें आ जाता है और बाकी जितने मिनरल्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये नुस्खा उन ख़वातीन के लिए जिनको ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो चुका है या वो ऑस्टियोपोरोसिस से बचना चाहती हैं कि उन्हें ये आगे ज़माना ना देखना पड़े, तो वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। सही, ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा बताया और मुझे इस नुस्खे से जो है वो असल में ये याद आ गया कि जो हमारी बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं वो यूजुअली पंजीर भी बना कर देती हैं और उसके अंदर भी इस टाइप की तमाम चीज़ें शामिल कर दी जाती हैं और पता नहीं मुख्तलिफ़ किस्म के मुझे तो नाम याद पड़ते हैं कि कोई कमर कस भी होता है, कोई उसके अंदर बादाम भी होती है, अखरोट भी होती है, सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। बिल्कुल, उसमें एक्चुअल देखें ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी, इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म करती हैं और इसमें सारे वो विटामिन मिनरल्स आ जाते हैं जो कि ज़रूरी चाहिए होते हैं इस दौरान आपको। इसलिए आप ज़रूर इस्तेमाल करें। पंजीरी का भी जाए, अगर आप बना सकते हैं बना के ज़रूर खाएं इसको। लेकिन पंजीरी के हवाले से एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ इसको सर्दियों में खाना चाहिए, गर्मियों में नहीं खाना चाहिए। क्या इसकी हकीकत क्या है?
देखें गर्मी और सर्दियों की जो है ना, ये तो एक अलग सी चीज़ है। आप इसको खाने वाली चीज़ें जो भी हैं, चाहे वो नट्स हैं, अंजीर है, जितने भी गर्म फ्रूट जिसको हम कहते हैं जी, ये हम नहीं खाने चाहिए। मैं कहता हूँ कि डेली जिस तरह अगर आपको नट्स लेते हैं, एक मुट्ठी बार आपको लेने चाहिए डेली, तो आपको अगर पंजीरी भी लेनी चाहिए तो ले लें, क्योंकि वो भी इतनी गर्म नहीं है। सिर्फ डोज होनी चाहिए कि आपने पंजीरी जो है वो एक बहुत बड़ा बॉल भर के नहीं लेनी, आपने एक डोज है उसकी 3 से 4 टेबल स्पून आप ले लें, एक कप या एक गिलास गर्म दूध के साथ ले लें, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं। मतलब मौसम को देख के नहीं हमें लेनी चाहिए, हमें आपकी बॉडी जरूरत की आपको कितनी जरूरत, जैसे नट्स हैं आपको, आप अपनी मुट्ठी में जितने आते हैं आप ले लें उसको, ठीक है। आप उसको सर्दी में भी खा सकते हैं, आप गर्मी में भी खा सकते हैं, आपको नुकसान कुछ। लेकिन अगर आप कहें जी कि हमने एक पूरा बॉल भर शुरू करेंगे तो वो तो फिर आपको नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल जनाब, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप चाहे कुछ भी खा रहे हैं, इवन मेडिसिन की भी एक्सेस जो है वो बुरी हो जाती है। अगर आपको डॉक्टर ने भी इवन प्रिस्क्राइब की हो, लोग साल हर साल एक ही मेडिसिन खाए जा रहे हैं, और उसके बाद चूंकि एक बार डॉक्टर ने बता दिया था कि आपको ये प्रॉब्लम है तो इसके साथ नहीं दवाई खानी है, तो वो एक इन द गो वही चीज़ खाते रहते हैं, तो ये भी बड़ी नुकसानदेह होती है चीज़। तो अपनी मेडिसिन का खासकर जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल हमें रखना चाहिए कि कोई मेडिसिन जो है वो हम कंटिन्यूटी के साथ ना ले रहे हों। इसी के साथ यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, वापस आकर भी अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और बात हो रही है जनाब जॉइंट्स पेन के हवाले से, जो एक आम तासुर है इसके हवाले से। जो आपके जोड़ों में दर्द होता है, वो खासकर हम घुटनों के दर्द को कहते हैं कि जी आपके घुटनों में अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो जोड़ों में दर्द हो रहा है। कुछ लोगों की बैकबोन में बहुत पेन रहती है। तो ऐसे में जो साइंस है वो ये कहती है कि आप फलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, सीजनल फ्रूट्स जैसे कि अभी आम आने वाला है तो आप आम का इस्तेमाल करें। उसके अलावा पपाया को, फिर ऑरेंज को कहा जाता है कि आप ऐसे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा मुफीद कहते हैं कि आड़ू है। अगर आपके जॉइंट्स में बहुत पेन रहती है तो आप आड़ू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और फल वो वाली चीज़ें जिसका ज़्यादा इस्तेमाल भी आपको नुकसान किसी तौर नहीं देगा। फिर उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आप एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार मछली ज़रूर खाइए। इसकी भी बहुत ज़्यादा अफादियत बताई गई है। इसकी वजह क्या है, हम हकीम साहब से जानते थे। हकीम साहब, मछली खाने के हवाले से कहा जाता है कि हफ्ते में 2 बार तो लाजमी खानी चाहिए जिन लोगों को जॉइंट्स में पेन रहती है, इसकी क्या वजह है? देखें, मछली जो है वो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आप में जॉइंट में होने वाली इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है, और जब इन्फ्लेमेशन ख़त्म होती है तो आपके जोड़ों में दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होना है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके जोड़ों में सख्ती आ जाती है, सुर्खी आ जाती है, सूजन आ जाती है और पेन होती है। जो ही ये इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि आपके जोड़ों में जो सूजन है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी, दर्द भी कम होना शुरू हो जाएगा, और सख्ती जो जॉइंट में स्टिफनेस जो है आपके असाब में वो भी कम होना। तो इसलिए मछली को कहते हैं कि आप मछली को ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा हमारी एक बड़ी ही रूटीन है। ऑब्वियसली जो शख्स मुसलमान है वो दिन में 5 मरतबा अपने अल्लाह के हुजूर सजदे में ज़रूर जाता है। उसमें एक इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज उन तमाम लोगों के लिए पोशीदा है कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो रुकू की हालत में जाते हैं, तो रुकू की हालत को कहते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतरीन जोड़ों के दर्द का इलाज रुकू में है। कि जब आप एक पोजीशन में आते हैं, आपका हेड, आपकी कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, वो सब एक सीध में आती है, तो आपकी हिप बोन पर भी जोर पड़ता है, उसके साथ आपकी नीज पर भी जोर पड़ता है, आपकी बैक बोन जो है वो भी स्ट्रेट होती है। जो तमाम तर एक्सरसाइजेज की बेस्ट जो पोजीशन है वो आपको रुकू में मिल जाती है। इस पर भी हम ज़रा जानना चाहेंगे कि जी हमारे तो दीन इस्लाम ने हमें वो एक्सरसाइज दिन में 5 मरतबा करने का हुक्म भी दिया है, तो ये भी हमारे जोड़ों के दर्द में बड़ी मुफीद रहती है। बिल्कुल, ये ना सिर्फ जोड़ों के दर्द में बल्कि आपकी बॉडी के तमाम जोड़, सिर्फ जॉइंट बल्कि पूरी बॉडी के तमाम जोड़ों के लिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि नमाज से आपका डिप्रेशन कम होता है, ठीक है। और जब आपका डिप्रेशन कम होता है तो आपकी बॉडी जो है वो खुद ऐसी हार्मोन्स पैदा करती जो कि इस तरह के अमराज का मुकाबला करते हैं। दूसरी बात ये, जब हम नमाज में खड़े होते हैं, हम रकू करते हैं, हम सजूद करते हैं, सजदा करते हैं, तो उस वक्त हमारी ब्लड सर्कुलेशन सही होती है। और आपने देखा होगा कि जिन लोगों को नींद नहीं आती, अगर वो इशा की नमाज़ पढ़ें और सजदा थोड़ा सा लंबा कर दें तो उनके सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, तो बड़ी पुरसकून नींद भी सोएंगे। ना सिर्फ उनका पेन ख़त्म होगा सर का, बल्कि पुरसकून नींद भी सोएंगे। और इस तरह हमारी नमाज एक ऐसे जो है वो तरीका है हमारे लिए, अल्लाह ताला ने जो दिया हमें एक रास्ता, कि ये हमारी
अच्छे अमाल के साथ साथ ये हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है। इसमें आपके दिल की एक्सरसाइज भी होती है, आपकी कमर की भी, आपके असाब की भी, आपकी हड्डियों की भी, आपके दिमाग, सब 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 पूरी हमारी बॉडी। और आप सजदे में जब जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर हो जाती है, आपके हेड तक जो है सर की तरफ ज़्यादा होती है, और आपका या सर दर्द जिनको होता है ख़त्म हो जाता है, नींद की कमी जिनको होती है वो ठीक है, जिनको दिमागी तौर पे कमज़ोर होते हैं, वो जिनका आई साइट कमज़ोर होता है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो ये तमाम तर करिश्मे जो है वो हमारी नमाज में है। और अगर हम बात कर रहे हैं अभी जॉइंट्स पेन के हवाले से, तो मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि अभी हकीम साहब ने भी बात की है कि स्ट्रेस जो है वो एक इसकी बहुत बड़ी वजह है। आपके अक्सर जिस्म में आसाब या आपके कह लें मसल जो पुल होते हैं उसकी वजह ये होती है आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो उससे भी आपके मसल्स पुल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हकीम साहब आजकल तो बहुत नौजवान भी जो हैं वो इन चीज़ों की शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारा जी मसल पुल हो गया है, हमारी कमर में झटका आ गया है। तो ये इतने नौजवान हट्टे गट्टे जो हमारे नौजवान हैं, ये ऐसे इन चीज़ों में कैसे मुब्तला हो जाते हैं? देखें, अगर आप किसी को देखते हैं कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा, वेट ज़्यादा, तो हेल्दी, तो हम उसको हेल्दी तो नहीं कहेंगे। बात होती है कि अगर कोई दुबला पतला तो हम उसको बीमार नहीं कहेंगे। होता ये है कि अगर ऐसे लोग जिनकी डाइट अच्छी नहीं होती, ग़िज़ा वो सही तरह प्रॉपर तरीके से लेते, अब आपको अपनी ग़िज़ा में एक प्रॉपर डाइट जो होती है उसमें आपको विटामिन्स भी चाहिए होते हैं, आपको मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, आपको प्रोटीन भी चाहिए होती है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए होते हैं, आपको फैट्स भी चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं एक मुकम्मल ग़िज़ा में। अच्छा, इनमें से किसी चीज़ में कोई डेफिशिएंसी होती है, कमी हो जाती है, तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है उस चीज़ की। इस वजह से मसल्स का पुल होना या क्रैम्प आना, ये अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आपके मसल्स जो है पुल होना शुरू हो जाएंगे, कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, उनमें स्टिफनेस आ सकती। तो अगर जिन लोगों का ये कंडीशन उनके साथ होती है तो उन्हें चाहिए कि वो दूध का एक गिलास लें, गर्म दूध लें, उसमें 1 टेबलस्पून हनी का शामिल करें और 7 बादाम डेली सुबह ने हार्मोन ले लिया करें, तो उनकी मसल्स प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा हमें उन्होंने इलाज बताया हकीम साहब ने कि आप दूध जो है, वैसे भी जो यंगस्टर्स हैं उनको तो मैं कहूँगी कि दूध का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, बशर्ते कि आपका दूध खालिस है कि नहीं, ये देख लेना बहुत ज़रूरी है कि आपका दूध खालिस है तो डेफिनेटली उसकी तासीर जो है वो आप पर बहुत अच्छी होगी। दूसरा ये कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे नौजवान नस्ल है, वो एक्सरसाइज की तरफ बहुत ज़्यादा जाने लगी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सरसाइज के साथ अपनी डाइट का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे तो समवेयर आपको ये मसल पुल होने की या क्रैम्प्स की शिकायत जो है वो बहुत ज़्यादा उन लोगों को भी रहती है जो वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, या उन लोगों को भी होती है कि जो एक्सरसाइज में कोई ऐसा गलत एंगल जो है वो आप कर लेते हैं जिसकी वजह से भी जो है आपको वो पेन होना शुरू हो जाती है। तो ये एहतियात भी मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपके जैसे गर्मियों का मौसम है तो पसीना बहुत ज़्यादा होता है और अच्छा आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें पानी का इंटेक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी की कमी होगी तो भी आपके मसल्स जो है वो पुल होना शुरू हो जाएंगे, उनमें सख्ती आना शुरू हो जाएगी। तो पानी को ज़रूर आप अपनी। हकीम साहब, आजकल तो बड़ी मुख्तलिफ किस्म की डाइट्स आ चुकी हैं, कोई कीटो डाइट कर रहा है, कोई डाइट कर रहा है, और अब हर तरह के मुख्तलिफ ट्रेंड के साथ आपने अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए अलग डाइट है, अगर आपने लीन बॉडी आपको चाहिए तो उसके लिए आपकी अलग डाइट है। तो ये जो हम लोगों ने अपने फूड से कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दिए हैं, इसके हमारे जिस्म पर क्या नुकसान पड़ रहे हैं? देखें, कार्बोहाइड्रेट्स की जो अहमियत है वो हमारी बॉडी में एक फ्यूल की है। कार्बोहाइड्रेट से हमें तवानाई मिलती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को कुल्ली तौर पर निकाल देंगे तो हम तवानाई कहाँ से हासिल करेंगे? अब ठीक है, बाकी वो जितनी भी डाइट्स आपने मुझे बताई हैं इनमें प्रोटीन का शुमार होता है, प्रोटीन इसमें होती है, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल तो डालें ना और कहें ये चलना शुरू कर दे, ऐसे थोड़ी होता है। आप कार्बोहाइड्रेट्स हमारा फ्यूल है, हमारी एनर्जी है, हमें इससे एनर्जी मिलती है, लेकिन एक बैलेंस रहना चाहिए हर ग़िज़ा के अंदर भी ना, तो आपको कार्बोहाइड्रेट नुकसान थोड़ी देंगे, आपका वेट नहीं बढ़ेगा अगर आप जो है बैलेंस के साथ रहेंगे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया हकीम तारिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मौजू पर आपने हमसे गुफ्तगू की है, और हमने ख़ासकर उन तमाम चीज़ों को टच करने की कोशिश की है जो लोगों के गुमान में नहीं होती है, आपके डाइट में, आपकी एक्सरसाइज में, आपकी डेली रूटीन में, आपके नींद के साइकिल में, आपके खाने के साइकिल में। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी पर अफेक्ट कर रही होती हैं। डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, ये तमाम चीज़ों को मेनटेन रखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अपने जिस्म को हेल्दी रखने के लिए एक रूटीन को फॉलो करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ जनाब यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब हम जिस मौजू पर आ रहे हैं वो दरअसल इन्फेक्शंस के हवाले से है। यूजुअली कोई भी मौसम हो, इन्फेक्शंस कोई भी शख्स बहुत इजीली कैच कर लेता है और ख़ासकर ये इन्फेक्शंस जो हैं पहले तो बड़ी मामूली नौइयत के होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इनमें ज़ोर पकड़ा जाए तो फिर ये हमारे चेस्ट को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ख़ासकर अगर मैं चेस्ट इन्फेक्शन की बात करूँ तो चेस्ट इन्फेक्शन यूजुअली तो अमूमन खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इसकी ज़्यादा प्रॉपरली एहतियात ना किया जाए तो ये जान भी ले सकता है, आपकी जान के लिए भी काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। इस सब पर आज के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हकीम आगा साहब। उन्हें शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटे बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि जो चेस्ट इन्फेक्शन है उसकी अलामात क्या होती हैं, आम इन्फेक्शन से डिफरेंट कैसे है, हमें कैसे पता चल सकता है? देखिए, आम तौर पे चेस्ट इन्फेक्शन का मतलब होता है हमारा जिस्म अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के तहत उस इन्फेक्शन को निकालने की कोशिश करेगा और उसके नतीजे में हमें खांसी होगी। खांसी चेस्ट इन्फेक्शन की पहली अलामत है और जब भी किसी शख्स को चेस्ट इन्फेक्शन होगा, उससे जब खांसी होगी, और ये चेस्ट इन्फेक्शन जो है ये सिर्फ एक इन्फेक्शन की सूरत में भी हो सकता है और ये कहीं पर दिल के अमराज के नतीजे में भी हो सकता है। बच्चों में टॉन्सिल्स की खराबी की वजह से हो सकता है और नाक की किसी भी बीमारी की वजह से, पुराने नज़ले की वजह से भी ये चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन हकीम साहब, हम ये कैसे जान सकते हैं कि अभी हमें जो इन्फेक्शन हुआ हुआ है ये आम मौसमी इन्फेक्शन है या फिर ये प्रॉपर एक ख़तरनाक हमें चेस्ट इन्फेक्शन है? क्योंकि यूजुअली जो अलामात आप बता रहे हैं, हमें नज़ला ज़ुकाम हो, फ्लू हो, तब भी हमें यही तमाम अलामात रहती हैं उसके लिए। देखिए, जो उसूल है इलाज का, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि किसी भी इन्फेक्शन को 3 दिन तक वो अपनी शक्ल इख्तियार करता है। 3 दिन से पहले कोई भी दवा इस्तेमाल करना सिवाय बुखार की दवा के आम तौर पर मुश्किलात का इजाफा देखने में आया है। चाहे कोई भी इन्फेक्शन हो, वो 3 दिन बाद अपनी शक्ल इख्तियार करता है। 3 दिन उसको सिर्फ बुखार उतारने वाली दवाओं से हमको मैनेज करना चाहिए और उसके बाद कहीं जाकर हमें डायग्नोसिस पर जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये महज टॉन्सिल्स से भी हो सकती है और बच्चों में टॉन्सिल्स तो नजर आते हैं, और अगर खुदा न खास्ता मुंह खोलकर बच्चों को देखें और टॉन्सिल में कहीं पीप नजर आए तो इसका मतलब ये है कि वो सफ़ेद धब्बे पीप के ना भी हों तो भी वो इन्फेक्शन के धब्बे हैं और ये इन्फेक्शन के धब्बे फेफड़े में फौरी तौर पर जा सकते हैं। पहली अलामत। दूसरी अलामत ये कि मैंने इसको दिल की बीमारियों से अटैच किया था, और अगर फर्ज करें कि पल्मोनरी कहीं पर मैनेजमेंट हो रही हो, पानी जमा हो रहा हो, तो उसमें हमेशा पेशेंट चल नहीं सकता, उसके चलने में उसका सांस फूलने लगेगा और ये वो अलामत है जो चेस्ट इन्फेक्शन की पक्की अलामत है कि कुछ हो रहा है। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा, यूजुअली इन्फेक्शंस जो है वो आप एक दूसरे से भी कैच कर रहे होते हैं, लेकिन खासकर अगर मैं चेस्ट इन्फेक्शन की बात करूं तो क्या चेस्ट इन्फेक्शन भी कंटेजियस है? बिल्कुल कंटेजियस है। उसकी वजह यह है कि चेस्ट इन्फेक्शन में जो खांसी के साथ बलगम निकल रहा है वो तो तमाम का तमाम इन्फेक्टेड है और उस बलगम को अगर फौरी तौर पर बंद न कर दिया जाए, उसको उड़ने से न रोका जाए, बहुत सारे लोग रोडों पर थूकते फिरते हैं, वो बहुत खराब अलामत है, खराब बात है, आदत है, और अगर फर्ज करें कि उसको जारी रखा जाए तो ये बुरी बात है। अच्छा हकीम साहब, बच्चों में ये बहुत, खासकर जो शीरखार बच्चे हैं उनमें ये बहुत आम है। अक्सर जब भी कभी नज़ला या ज़ुकाम उन्हें होता है और डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए तो डॉक्टर बता देता है जी इन्हें चेस्ट इन्फेक्शन है तो आप इनको न्यूबलाइज कर लें। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इतने छोटे बच्चों को न्यूबलाइज करना क्या सेफ होता है? देखिए बेटे, नेबुलाइज का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि ब्रोंकोस्पैज्म कहते हैं सांस की नाली की तंगी, जो हम नेबुलाइज करते हैं उसमें चाहे हम दुनिया की कोई भी दवा डाल रहे हों, वो इस जो चेस्ट इन्फेक्शन है या जो हमारी सांस की नाली है, इसकी जो तंगी है इसको खोल देती है। हम इसे ब्रोंको डायलेटर कहते हैं
तो ब्रोंको डायलेटर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सांस की नाली खुल जाती है। लेकिन नज़ला जुकाम की जो मैंने अलामत आपसे अर्ज की थी बेटे, होता ये है कि जब नज़ला जुकाम होता है तो वॉलंटरी हमारा जो नज़ला है वो हमारे फेफड़े में गिरता रहता है। हालांकि खाने के लिए जब हम कोशिश करते हैं तो हमारा ये पूरा का पूरा लैरिंक्स ऊपर आता है और हमारी जो ग़िज़ा की नाली है उसको खोल देता है और हमारा खाना ग़िज़ा की नाली में चला जाता है। अगर कोई चीज़ सांस की नाली में चली जाए खाने वाली तो हमें उछलू लग जाता है, खांसी होने लगती है और सांस की नाली में कोई गैर चीज़ अल्लाह का निज़ाम बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन नज़ला जुकाम की सूरत में जो पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग होती है, यानी नाक के पीछे से जो ड्रिपिंग हो रही होती है वो सांस की नाली में वॉलंटरी जारी होती है, हम उसे रोक नहीं सकते, चाहे हम बात कर रहे हों चाहे कुछ भी कर रहे हों। इसकी एक मखसूस अलामत ये है कि जब भी कोई शख्स बात करना शुरू करेगा तो पहले वो गला साफ करेगा और उसके बाद फिर वो बात करना शुरू करेगा। ये उस बात की पहली अलामत है कि उसका पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग कहीं ना कहीं छोटी सी मिकदार में शुरू ज़रूर हो गया है और ये चेस्ट इन्फेक्शन की तरफ जा सकता है। सही। तो हकीम साहब, ये इसकी ज़रा वजाहत पेश कर दीजिएगा। तो मतलब आपका ये कहने का ये है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो खासकर ये कंजेशन ख़त्म करने के लिए न्यूबलाइज करना सेफ है? न्यूबलाइज करना बहुत अच्छी बात है बेटे, और न्यूबलाइज करने में सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि जो भी दवा आप दे रहे हैं चाहे वो सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही क्यों ना हो, क्योंकि वो एयर प्रेशर से आपकी सांस की नाली में जा रही है तो वो अंदर तेजी के साथ जा करके, पहले हम लोग आमतौर पर पंप इस्तेमाल किया करते थे तो वो पंप को लेने का एक बाकायदा साइंस थी और लोग आमतौर पर उसे ले नहीं पाते थे सही तौर पर, लिहाजा उनको ब्रोंको डायलेशन में प्रॉब्लम आता था। तो नेबुलाइज जो है वो प्रेशर के साथ क्योंकि ले जाती है दवा को, तो डायलेशन यानी सांस की नाली की तंगी हमेशा उससे ठीक हो जाती है और इसका टाइम मुकर्रर है तो बहुत लंबे अरसे तक नहीं लेना चाहिए। आगा साहब, इस हवाले से हम मजीद भी रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ हकीम आगा साहब मौजूद हैं और बात हो रही है चेस्ट इन्फेक्शन के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल हम लोगों में कॉमन हो चुका है और अपना ख्याल इन इन्फेक्शन से बचकर हम कैसे कर सकते हैं, सब पर बात करने के लिए आगा साहब की जानिब भी मैं बढ़ना चाहूँगी। आगा साहब, तिब्बे नबवी में चेस्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए या फिर इसके इलाज के लिए क्या बताया गया है? दो इलाज तिब्बे नबवी शास्त्रम में मिलते हैं। पहला इलाज जो है वो गले का है। गले में लगाने के लिए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक रिवायत के मुताबिक 3 चीज़ों का इस्तेमाल उन्होंने फरमाया। नंबर 1, वरस ज़ाफ़रान की तरह की एक कस्म होती है, उसूली तौर पर ये घास होती है, यमन के इलाके में बहुत ज़्यादा उगती है, उसके लिए फरमाया कि वरस इस्तेमाल करो। और हमारे यहाँ आजकल वरस बड़ी कॉमन है, चेहरे के दागों और झाइयों को दूर करने के लिए आम तौर पर लोग चेहरे पर अपने लगाते हैं। सही। वरस को फरमाया। दूसरी चीज जो फरमाई वो जैतून का तेल। अच्छा। और तीसरी चीज जो है वो बहुत अच्छी है और वो है कुस्तुल बहरी। कुस्तुल बहरी, ये 3 चीजों के लिए फरमाया। इन 3 चीजों का आमेजा गले पर लगाओ तो जो गले सूजे हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। हम ये समझते हैं कि ये टॉन्सिलाइटिस की एक बहुत अच्छी दवा है। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं चेस्ट इन्फेक्शंस को आजकल के, तो एक बीमारी है उसको कहते हैं प्लूरिसी। उसी को अरबी जबान में कहते हैं जातुल जंब, यानी फेफड़े की झिल्ली में वर्म आ जाना। प्लूरा कहते हैं हम, लंग्स के ऊपर जो झिल्ली होती है हम उसे प्लूरा कहते हैं और प्लूरा के ऊपर अगर वर्म आ जाए तो हम उसे प्लूरिसी कहते हैं। इस प्लूरिसी को अरबी जबान में जातुल जंब का इलाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो हमें मिलता है वो 2 चीजें मिलती हैं, कुस्तुल बहरी और कुस्तुल हिंदी। अच्छा, इसकी क्लास ये है कि कुस्तुल बहरी समंदर से आती है और समंदर की जो कुस्त होती है वो सफेद रंग की होती है। आम तौर पर मुझे भी प्रैक्टिस करते हुए 50 साल से ज्यादा हो गए, मुझे आज तक कुस्तुल बहरी असली हालत में या सही हालत में नहीं मिली। फिर हमारे पास दूसरी चॉइस जो रहती है वो कुस्तुल हिंदी रहती है। कुस्तुल हिंदी की फिर 2 किस्में हैं, एक कुस्त शीरी है और एक कुस्त तल्ख है। शीरी कहते हैं मीठी को और तल्ख कहते हैं कड़वी को। तो जिसको हम अडॉप्ट करते हैं वो है कुस्त शीरी यानी मीठी वाली कुस्त। इसको इंग्लिश में कॉक्टस रूट कहते हैं। ये कॉक्टस रूट जो है चेस्ट इन्फेक्शन का बेहतरीन इलाज है। अगर
मैं ये कहूँ आज के दौर में कि 4 चीजें, नंबर 1 कुस्तुल हिंदी शीरी, नंबर 2 हल्दी, नंबर 3 मुलेठी और नंबर 4 सौंठ। अगर इन 4 चीजों को मिला करके इसके 3 ग्राम की मिकदार में अगर इसे खा लिया जाए या इसके जोशांदा बनाकर इसको पानी में डालकर पकाकर पी लिया जाए, तो आज जो हमारे यहाँ आम तौर पे इन्फेक्शन हो रहे हैं उसकी बचाव के लिए भी एक बहुत अच्छी दवा है। और किसी शख्स को खुदा खासा कोविड हो जाए तो उसके बाद भी ये एक बेहतरीन दवा है। जबरदस्त, यानी कोविड में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जोशांदा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहूंगा। कुस्त का मतलब ये है कि वो चेस्ट इन्फेक्शन के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। सही। हल्दी का मतलब ये है कि वो बलगम को नरम करके निकालने के लिए हमारे जिस्म की मदद करेगी। मुलेठी गले के इन्फेक्शंस के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। और सौंठ हमारे जिस्म की इयानत करती है, जिस्म के दर्द में और बुखार की कैफियत में हमारे जिस्म में बेहतरी पैदा करने की कोशिश करती है। ये वो 4 चीजें बुनियादी हैं जिनके इस्तेमाल से मैं समझता हूँ कि हम आज भी कोविड के जिन मरीजों को भी प्रेस्क्राइब करें ये एक नेमत होगी। और क्योंकि आजकल जो कोविड हो रहा है उसमें आम तौर पर बेटे ये कहा जाता है कि इसमें खून गाढ़ा होने के इम्कानात हैं और हमें ब्लड थिनर लेना चाहिए। तो हल्दी एज द ब्लड थिनर इस्तेमाल हो रही है इस नुस्खे में, और अगर इस नुस्खे को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये आज भी हमारे चेस्ट इन्फेक्शन की, कोरोना की एक दवा साबित हो सकती है। लेकिन मैं फिर यहाँ पर एक बात की छोटी सी वजाहत करूँ कि अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई दवा इस्तेमाल नहीं करें। अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी दवा इस्तेमाल ना की जाए, खासकर जो कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं या फिर जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वो कोई भी मेडिसिन बगैर अपने डॉक्टर से पूछे इस्तेमाल ना करें। चेस्ट इन्फेक्शन के हवाले से बात हो रही है। आखिर साहब, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि बहुत से चेस्ट इन्फेक्शन ऐसे होते हैं कि जिनमें अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे तो कहा जाता है कि खुद ब खुद ही कुछ वक्त के बाद चले जाएंगे। इनका दौरानिया कितना होता है, कितनी देर तक चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो परसिस्ट करता है? बेटे देखिए, 7 दिन से लेकर 40 दिन तक ये पॉसिबल है। ठीक है। 7 दिन के अंदर इसके हमारे जिस्म का जो कुव्वत मुदाफ़ियत का, इम्यूनिटी का सिस्टम है, ये आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम चीजों को बेहतर करता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये तमाम चीजें वापस आ सकती हैं। लेकिन अगर आप बदपरहेजी कर रहे हो, अगर आप खट्टा खा रहे हो, अगर आप ठंडा पानी पी रहे हो, अगर आप कोई ऐसी चीजें खा रहे हो जो आपके इन्फेक्शन को बढ़ा रही हो, तो फिर कैसे मुमकिन है? कम से कम उन लोगों को जो ये उम्मीद रखते हैं कि 6-7 दिन में वो वापस सेहत की तरफ आ जाएंगे, उनको अपने परहेज का जरूर ख्याल रखना चाहिए। ठंडे पानी से गुरेज करना चाहिए, खट्टी चीजों से गुरेज करना चाहिए, और उनको जरूर चाहिए कि वो पानी में लौंग पकाकर उस लौंग के पानी से गरारे कर लें या उसी पानी से अपनी नाक वॉश करें। अगर इस तरह कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि चेस्ट इन्फेक्शन तकलीफ देने के बजाय वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, जिन लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन होता है उन्हें यूजुअली सोते वक्त भी काफ़ी मसाइल का सामना होता है, सांस भी उनका उखड़ता है, इस टाइप के बहुत से इश्यूज आते हैं। आगा साहब, मैं ये जानना चाहूँगी, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे एज के बच्चे होते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि अगर उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए तो शहद जो है वो आप उन्हें दे सकते हैं, खाली शहद जो है वो इसका बड़ा बेहतरीन इलाज है, तो ये बात दुरुस्त है? शहद में 2-3 चीजें अलग अलग वक्तों पर अगर मिला ली जाएं, मैं 4 चीजों के नाम ले रहा हूँ। नंबर 1 हल्दी, नंबर 2 काले मिर्च का पाउडर, नंबर 3 लौंग का पाउडर, और नंबर 4 काला नमक का पाउडर। ये 4 दिन, ये मुसलसल 4 दिन एक एक दवा बदलकर चम्मच शहद में चुटकी डाल करके बच्चों को अगर चटा दिया जाए रात को सोते वक्त, पहले दिन हल्दी, दूसरे दिन लौंग, तीसरे दिन काले मिर्च, चौथे दिन काला नमक, फिर उसके बाद हल्दी, इस रूटीन को अगर 4-4 दिन का कर लिया जाए तो मैं नहीं समझता कि 2 रूटीन्स के बाद यानी 8 दिन के बाद कोई चेस्ट इन्फेक्शन आमतौर पर बाकी रहेगा। इसलिए कि इसमें ब्लड थिनर भी मौजूद है, इसके अंदर बलगम निकालने की दवा भी मौजूद है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फेक्शन दवा भी मौजूद है। अगर इन चारों चीजों को रोजाना एक एक चुटकी शहद में डालकर दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि माइनर चेस्ट इन्फेक्शन तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। माइनर चेस्ट इन्फेक्शन 7 दिन के अंदर अंदर तकरीबन ठीक हो
हो जाता है। लेकिन अगर 7 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है हमारा चेस्ट इन्फेक्शन और कोई बेहतरी नहीं आ रही, तो देन हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बात यह है कि आज जदीद तरीन इलाज जो है वो एंटीबायोटिक्स का है। मेरी दरख्वास्त ये है, जो आपका मुआलिज आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है उससे इनकार तो मुमकिन ही नहीं है। यानी इन तमाम चीजों के साथ जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इन तमाम चीजों को अपने जिस्म की एआनत के लिए, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर की एडवाइस पर अमल करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द हम चेस्ट इन्फेक्शन को बेहतर करने में, खत्म करने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम आगा साहब, आप हमारे साथ थे और आज इस अहम मौजू पर आपने हमसे गुफ्तगू की है। आज हमने बात की है जनाब चेस्ट इन्फेक्शन के हवाले से, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इशू जो हमारे बुजुर्गों में खासकर होने लगा है और अब तो नौजवान भी उसकी शिकायत करने लगे हैं, वो है जोड़ों का दर्द, यानी जॉइंट का पेन जो है। आज इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए हकीम आगा साहब भी थे, हकीम तारिक साहब भी थे। इन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए मौज़ूआत के साथ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।